साल था 2022। जनवरी का महीना था। नासिक के देवलाली कैंप इलाके के ललित मार्केट में एक 23 साल की हिंदू लड़की की मुलाकात इत्तेफाक से एक पुराने जान पहचान वाले से होती है। उस शख्स का नाम था दानिश शेख। वो लड़की उस वक्त अपनी BCA की पढ़ाई पूरी कर रही थी। दानिश और वह लड़की एक ही एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक ही कॉलेज से थे। क्योंकि लड़की दानिश को पहले से जानती थी, इसलिए दोनों के बीच काफी बातचीत होने लगी। बातों बातों में दानिश ने उस लड़की को बताया कि वह आजकल TCS के नासिक BPO में काम कर रहा है। उसने एक बहुत ही हमदर्द और मददगार दोस्त का मुखौटा पहनकर उस लड़की से कहा कि उसकी डिग्री पूरी होने वाली है और जब भी उसे नौकरी की जरूरत हो वह TCS में उसकी नौकरी लगवाने में मदद कर सकता है। किसी भी फ्रेशर के लिए बिना धक्के खाए और सीधे TCS जैसी कंपनी में एक रेफरेंस या गाइडेंस मिल जाना किसी लॉटरी से कम नहीं होता। लड़की के लिए यह अपने करियर की शुरुआत करने का एक बहुत बड़ा मौका था और यहीं से उन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। महीने बीतते गए। लड़की ने अपनी BCA की डिग्री भी पूरी कर ली, जिसके बाद दानिश ने अपने वादे के मुताबिक उसकी मदद की और इंटरव्यू के बाद उस लड़की का सिलेक्शन TCS नासिक के BPO यूनिट में एसोसिएट की पोस्ट पर हो गया। साल 2022 का बीच का समय। उस समय TCS के इस BPO यूनिट में करीब 147 लोग काम करते थे। कंपनी ने कई नए यंग रिक्रूट्स को ज्वाइन कराया था। इनमें ज्यादातर 20 से 25 साल के युवा थे, जिनमें लड़कियों की संख्या काफी ज्यादा थी। इनकी सैलरी 15,000 से 25,000 के बीच हुआ करती थी। यह वह उम्र होती है जब इंसान अपने करियर की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है। लड़की ने बड़े उत्साह के साथ ऑफिस जाना शुरू किया। अब क्योंकि दानिश उसी कंपनी में था और उसी ने नौकरी लगवाने में मदद की थी, इसीलिए दोनों का ऑफिस में मिलना जुलना और बढ़ गया। ऑफिस की कैंटीन में साथ कॉफी पीना, ब्रेक्स में साथ बैठना, शिफ्ट के बाद बातें करना, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, एक आम ऑफिस कल्चर जैसा लग रहा था। इसी दौरान दानिश ने उस लड़की को अपने कुछ खास दोस्तों और सीनियर्स से मिलवाया। इनमें एक नाम था तौसीफ अख्तर, जो एक टीम लीडर था, और दूसरी थी निदा खान, जो एक प्रोसेस एसोसिएट थी। निदा खान के पास आधिकारिक रूप से कोई बड़ी लीडरशिप पोजीशन नहीं थी, लेकिन कंपनी के अंदर इस ग्रुप में उसका रुतबा किसी अधिकारी से कम नहीं था। इनके अलावा रजा मेमन और शाहरुख कुरैशी जैसे अन्य लोग भी इस ग्रुप का हिस्सा थे। धीरे धीरे इन सब का एक फ्रेंड सर्किल बन गया। लड़की को लग रहा था कि उसे एक बहुत अच्छा काम और ऐसे दोस्त मिल गए हैं जो इस बड़े ऑफिस में उसका ख्याल रख रहे हैं। लेकिन यह भरोसा बहुत जल्द टूटने वाला था। जुलाई 2022, और यही वह समय था जब पहली बार हालात ने एक भयानक करवट ली। लड़की को ऑफिस ज्वाइन किए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। एक दिन दानिश ने उसे कॉल किया और मिलने के लिए देवलाली कैंप इलाके की खंडोबा टेकरी पर बुलाया। यह एक पहाड़ी और थोड़ा सुनसान इलाका है। लड़की बिना किसी शक के एक दोस्त पर भरोसा करते हुए वहां पहुंच गई। वह सामान्य बातचीत की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वहां पहुंचते ही दानिश का बर्ताव अचानक पूरी तरह बदल गया। दानिश उसके बेहद करीब आया और उसने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने उसे जबरन किस करने की कोशिश की। दानिश की इस हरकत से लड़की पूरी तरह सन्न रह गई। उसने तुरंत दानिश को धक्का दिया, उसका कड़ा विरोध किया और वहां से जाने लगी। जब दानिश ने देखा कि लड़की घबरा गई है और विरोध कर रही है, तो उसने तुरंत एक यू टर्न लिया। उसने इमोशनल कार्ड खेलते हुए लड़की से कहा कि वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। यह एक सोची समझी चाल थी। पहले सामने वाले की फिजिकल बाउंड्री तोड़ने की कोशिश करना और जब वह विरोध करे तो प्यार और कमिटमेंट का झूठा वादा देकर उसे कंफ्यूज कर देना। 23 साल की वह लड़की, जिसकी यह पहली नौकरी थी, अपने सीनियर के इस बर्ताव से डर गई थी। लड़की ने उस वक्त उसे साफ मना कर दिया और कहा कि उसे इस बारे में सोचने का वक्त चाहिए। वह वहां से चली गई। खंडोबा टेकरी की उस घटना के बाद ऑफिस के अंदर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। दानिश, तौसीफ और निदा खान अब उस लड़की के साथ जब भी बैठते, उनकी बातचीत का दायरा काम और करियर से हटकर धर्म पर आ जाता था। वे लोग हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच तुलना करने लगे। वे बार बार बहुत ही चालाकी से उस लड़की के दिमाग में यह बात डालने लगे कि कैसे इस्लाम ज्यादा बेहतर और सुरक्षित है। वे हिंदू देवी देवताओं के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे जो बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक थे। शिवलिंग, भगवान शिव, श्री कृष्ण और द्रौपदी को लेकर ऐसी बातें कही जाने लगीं
जो किसी की भी आस्था को गहरी चोट पहुंचा सकती थीं। यह सिर्फ कुछ लोगों की राय नहीं थी, बल्कि यह उस लड़की की पहचान और उसके विश्वास पर किया जा रहा एक सीधा मनोवैज्ञानिक हमला था। लड़की को तब तक यह अंदाजा ही नहीं था कि उसके साथ असल में क्या हो रहा है। इसके बाद दानिश ने शादी के झूठे सपने दिखाकर उस 23 साल की लड़की को इमोशनली इस कदर अपने जाल में फंसा लिया कि वह सही और गलत के बीच का फर्क भूल गई। दानिश उसे नासिक के त्रिम्बक रोड पर स्थित होटलों में ले जाता था और शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता था। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक धोखेबाज प्रेमी की नहीं थी। दानिश के बाद इस खेल में तौसीफ अख्तर की एंट्री हुई। जब उसे दानिश और उस लड़की के संबंधों के बारे में पता चला तो उसने इसका फायदा उठाने की खौफनाक साजिश रची। तौसीफ ने उस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह उसे धमकी देता था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी और उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो वह दानिश के साथ उसके रिश्तों का सच उसके परिवार वालों को बता देगा। ऑफिस की लॉबी हो या पेंट्री, तौसीफ हर जगह उसे परेशान करता था। उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। डर और बदनामी के साए में वह लड़की घुट घुट कर जीने लगी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर एक दिन फरवरी 2026 में उस 23 साल की पहली पीड़िता के पास एक अनजान महिला का मैसेज आया। उस महिला का नाम महरीन था। महरीन ने लड़की को जो सच बताया उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। महरीन ने बताया कि वह दानिश शेख की पत्नी है और उनके 2 बच्चे भी हैं। जिस इंसान ने शादी का झांसा देकर सालों तक उस लड़की का शारीरिक और मानसिक शोषण किया था वह पहले से ही शादीशुदा था। यह बात सुनकर लड़की पूरी तरह हैरान रह गई। इसके बाद जब लड़की सीधे दानिश के पास गई और उससे उसकी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा तो दानिश ने बड़ी बेरहमी से यह बात कबूल कर ली कि उसका उस लड़की से शादी करने का कभी कोई इरादा था ही नहीं। यह वह पल था जब उस लड़की के सब्र का बांध टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसके साथ जो हुआ वह प्यार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा और घिनौना धोखा था। इसी दौरान बाहर की दुनिया में भी एक बड़ी हलचल शुरू हो चुकी थी। फरवरी 2026 में नासिक सिटी पुलिस के पास एक स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता पहुंचा। उसने पुलिस को एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी दी। उसने बताया कि टीसीएस बीपीओ में काम करने वाली एक 22 से 23 साल की हिंदू लड़की का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। वह लड़की अचानक इस्लामिक तौर तरीके फॉलो करने लगी है। मामला एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी से जुड़ा था और इसमें जबरन धर्मांतरण यानी फोर्स्ड कन्वर्जन का एंगल था। इसलिए पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने बिना किसी शोर शराबे के उस लड़की के परिवार से संपर्क किया। परिवार की हालत देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। माता पिता बेहद डरे हुए थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी का व्यवहार पिछले कुछ समय से पूरी तरह बदल गया है। वह इस्लाम के नियमों का पालन करने लगी है और उसकी लाइफस्टाइल पूरी तरह इस्लामिक हो चुकी है। हालात इतने बिगड़ चुके थे और परिवार इतना खौफजदा था कि उन्होंने अपनी बेटी का ऑफिस जाना तक बंद करवा दिया था। पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह मामला सिर्फ एक लड़की का नहीं है। टीसीएस के उस बीपीओ के अंदर धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग और शारीरिक शोषण का एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पुलिस बिना किसी पुख्ता सबूत के टीसीएस जैसी बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी के कैंपस में सीधे छापा नहीं मार सकती थी। उन्हें अंदर की सच्चाई जानने के लिए ऐसा प्लान चाहिए था जिस पर किसी को शक न हो। और यहीं से शुरू हुआ भारत के कॉरपोरेट इतिहास का सबसे गुप्त अंडरकवर ऑपरेशन। नासिक पुलिस ने अपनी 6 महिला कांस्टेबल्स को चुना। उन्हें खास ट्रेनिंग देकर हाउसकीपिंग स्टाफ बनाकर टीसीएस नासिक बीपीओ के अंदर भेज दिया गया। अब ये महिला पुलिसकर्मी उसी फ्लोर पर सफाई का काम कर रही थीं, जहां यह पूरा सिंडिकेट चल रहा था। लगातार 40 दिनों तक वे ऑफिस के हर कोने पर नजर रखती रहीं। उन्होंने देखा कि कैसे दानिश, तौसीफ, रजा मेमन और शाहरुख कुरैशी जैसे टीम लीडर्स लड़कियों के साथ अश्लील बातें करते थे। पेंट्री और मीटिंग रूम्स में उन्हें गलत तरीके से छुआ जाता था। वहीं निदा खान नाम की प्रोसेस एसोसिएट लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें धर्म बदलने के लिए उकसाती थी। हर शाम ये अंडरकवर पुलिसकर्मी अपने सीनियर अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट देती थीं। 40 दिनों की जांच के बाद पुलिस के सामने साफ हो गया कि ऑफिस के अंदर एक अनऑर्गेनाइज्ड गैंग काम कर रहा था, जो नौकरी और करियर के डर का फायदा उठाकर लड़कियों का मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहा था। पुलिस के पास सबूत थे, लेकिन कार्रवाई के लिए पीड़ितों के बयान जरूरी थे। इसके बाद महिला अधिकारियों ने डरी हुई लड़कियों से गुप्त रूप से मुलाकात की, उनकी काउंसलिंग की और भरोसा दिलाया कि पुलिस उनके साथ खड़ी है। आखिरकार 26 मार्च 2026 को
पहली 23 साल की पीड़ित लड़की ने देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई। दानिश शेख पर शादी का झूठा वादा कर रेप करने, तौसीफ पर ब्लैकमेलिंग और निदा खान पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप लगे। पहली FIR के बाद बाकी पीड़ितों को भी हिम्मत मिली। 26 मार्च से 3 अप्रैल 2026 के बीच कुल 8 FIR दर्ज हुई, जिनमें 7 लड़कियां और 1 लड़का सामने आए। जांच में सामने आया कि इस गैंग में दानिश, तौसीफ, निदा खान, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख और आसिफ अंसारी जैसे लोग शामिल थे। लड़कियों को काम के बहाने बुलाकर उन पर अश्लील और बॉडी शेमिंग कमेंट्स किए जाते थे। एक शिकायत में बताया गया कि पड़वा के दिन रजा मेमन ने एक हिंदू लड़की की साड़ी का पल्लू खींच लिया, जबकि तौसीफ और आसिफ ने देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। आसिफ अंसारी लड़कियों को गलत तरीके से छूता और धर्म को लेकर अपमानजनक बातें करता था। वह कहता था, तुम्हारे धर्म में बुर्का नहीं पहनते, इसलिए तुम लोगों का रेप होता है। यह सिर्फ ऑफिस में होने वाला उत्पीड़न नहीं था, बल्कि लड़कियों को मानसिक रूप से तोड़ने और उनकी आस्था पर हमला करने की एक सोची समझी रणनीति थी। इन्होंने सिर्फ लड़कियों का नहीं बल्कि लड़कों का भी शोषण किया था। एक पुरुष कर्मचारी जो रामदास स्वामी का भक्त था, उसे भी निशाना बनाया गया। आरोप है कि उस पर इतना काम डाला गया कि वह मानसिक रूप से टूट जाए। उसे नमाज पढ़ने और स्कल कैप पहनने के लिए मजबूर किया गया। ईद 2023 पर उसकी तस्वीरें लेकर ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी गई ताकि उसे अपमानित किया जा सके। विरोध करने पर उसकी पत्नी को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई। इस पूरे नेटवर्क में कथित तौर पर निदा खान की अहम भूमिका बताई गई। आरोप है कि वह परेशान लड़कियों का भरोसा जीतकर उन्हें बुर्का पहनने, मेकअप छोड़ने और इस्लामिक तौर तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करती थी। कई लड़कियों ने पोश कमेटी में शिकायतें दी, लेकिन ऑपरेशन मैनेजर अश्विन चेनानी ने कथित तौर पर सभी शिकायतें दबा दी और उन्हें मुंबई हेड ऑफिस तक नहीं पहुंचने दिया। मामला सामने आने के बाद नासिक पुलिस ने 12 सदस्यीय SIT बनाई। ACP संदीप मिटके की अगुवाई में दानिश शेख, तौसीफ अख्तर, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ अंसारी और अश्विन चेनानी समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी चुनौती थी निदा खान। 9 अप्रैल 2026 को सस्पेंशन लेटर मिलने के बाद वह फरार हो गई। पुलिस ने मुंबई, ठाणे और भिवंडी में उसकी तलाश शुरू की। बाद में उसकी अग्रिम जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी। जांच में 40 से ज्यादा CCTV फुटेज, 78 संदिग्ध कॉल रिकॉर्ड्स और एनक्रिप्टेड चैट्स मिले। इन्हीं जांचों में कथित मलेशिया लिंक और विदेशी फंडिंग की बात सामने आई। इसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महाराष्ट्र ATS और SID जैसी एजेंसियां भी जांच में शामिल हो गईं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर कॉरपोरेट जिहाद जैसा कोई संगठित नेटवर्क साबित होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह मामला अब सिर्फ एक कंपनी का नहीं, बल्कि कॉरपोरेट सुरक्षा, महिला सुरक्षा और सिस्टम की जवाबदेही का बड़ा सवाल बन चुका है। फिर कुछ ही दिन बाद खबर आती है, नासिक के चर्चित TCS कर्मचारी उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले की मुख्य आरोपी निदा खान को 7 मई 2026 की देर रात महाराष्ट्र पुलिस ने छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद से गिरफ्तार किया गया। अब जांच के बाद ही पता चलेगा इन्होंने कितनों के घर उजाड़े हैं। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना ऐसे लोगों के लिए कानून में कौन सी शिक्षा होनी चाहिए। ओवर एंड आउट।